सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 1 नवंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे भारत चीन संबंधों को लेकर खबर है। लद्दाख से पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी हुई है। देपसांग देमचौक में जल्द होगी गश्त। और बहुत लंबे समय से ये खबर हमारे सामने बनी हुई है। भारत और चीन के बीच हुए महत्वपूर्ण समझौते के बाद दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख के डेमचौक और देपसांग में टकराव वाले स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाना 2 अक्टूबर को शुरू कर दिया। जून 20 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध में तनाव आ गया था। इसी साथ एक खबर है हमारे उद्योग जगत से। 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि सितंबर से सुस्त पड़ी। देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि पर सितंबर महीने में सुस्त पड़कर 2% पर आ गई है। एक साल पहले समान महीने में 8 बुनियादी उद्योग, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अभी उनकी ग्रोथ बहुत ही डाउन चल रही है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। एक साल पहले समान महीने में 8 बुनियादी उद्योग का उत्पादन 9.5% बढ़ा था, 9.5% बढ़ा था। अब बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में प्रमुख बुनियादी उद्योग की वृद्धि दर सालाना आधार पर भले ही कम हो गई, लेकिन अगस्त की तुलना में बुनियादी उद्योग का प्रदर्शन सुधरा है। अगस्त 24 में बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में सालाना आधार पर 1.6% की गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली क्षेत्र ने सितंबर के महीने में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। समीक्षाधीन माह में सीमेंट और रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन क्रमशः 7.1% और रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन 5.8% बढ़ा है। तो बुनियादी क्षेत्र के प्रमुख उद्योग की वृद्धि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल 4.2% रही है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ये 8.2% थी। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इंडस्ट्रीज सफ़र कर रही हैं, जो कि हमारे देश के उत्पादन के लिए बहुत ही चिंताजनक है। भारत चीन संबंधों का भविष्य, ये लेख लिखा है ब्रह्मदीप लूने साहब ने। और भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध संवेदनशील मुद्दा है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक संबंध हैं। वहीं सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ने इन संबंधों को प्रभावित किया है। दोनों देशों में वार्ता के माध्यम से सीमा मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की कई बार हुई है, लेकिन ऐतिहासिक कारणों और अलग अलग दृष्टिकोण के यह समस्या जटिल बनी हुई है तथा इसका स्थायी समाधान संभव नहीं हो सका है। अब दोनों देशों के बीच सीमाई क्षेत्र में गश्त को लेकर एक समझौता हुआ है। हालांकि इस सीमा के स्थायी स्थायी निर्धारण को लेकर किसी व्यापक सहमति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, ये बस एक छोटा सा एग्रीमेंट है, इसे हम लॉन्ग टर्म ट्रस्ट नहीं कह सकते हैं। अब भारत ने चीन की सैन्य रणनीति से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। 2020 में गलवान घाटी में चीन सैन्य बलों से हिंसक झड़प के बाद भारत ने LAC पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी थी। सीमा पर दीर्घकालिक स्थिरता और प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए भारत ने चीन पर लगातार दबाव बनाए रखा। इस बीच भारत ने देखिए बहुत इंटरनेशनल मंचों पर भी प्रेशर क्रिएट करा था चीन के खिलाफ, और विशेषकर चीन के खिलाफ समर्थन भी भारत करता आया है अन्य देशों का, जो कि साउथ चाइना सी में चीन ने कई देशों को परेशान कर रखा है। फिलीपींस विशेषकर अपने टापुओं को लेकर परेशान है, जिन पे चीन कब्ज़ा करना चाह रहा है। भारत भी उसमें प्रबल रहा था, मगर अब जैसे जैसे धीरे धीरे भारत थोड़ा सा लिबरल हो रहा है चाइना की तरफ, तो ये कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेसी का ही पार्ट है। दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बेहद जटिल है। भारत की अपने क्षेत्रों को लेकर अवधारणा राष्ट्रीय अखंडता, संप्रभुता और ऐतिहासिक अधिकारों पर आधारित है। चीन के पड़ोसी देशों की ज़मीन पर कब्जा करने की नीति विभिन्न ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामरिक कारकों पर आधारित है। भारत 1914 के शिमला समझौते को आधार मानकर दोनों देशों के बीच मैकमोहन रेखा को सीमा रेखा मानता है, जबकि चीन इसे खारिज करता है।
तो अभी देखिए, अभी जो ये एग्रीमेंट हुआ है, इसे बस एक शॉर्ट टर्म आप मान सकते हैं कि एक कूल डाउन है, ठीक है? आप अभी भी इसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं कह सकते हैं। भारत अपने सैन्य ढांचे को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन भी अपने सैन्य क्षमताओं को तेज़ी से बढ़ा रहा है। चीन ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका जैसे भारत के पड़ोसी देशों में निवेश बढ़ाया है, जिससे भारत की सामरिक चुनौतियां भी बढ़ी हैं। चीन और भारत के बीच रणनीतिक और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पिछले वर्ष दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा, यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत ने जो अभी लास्ट ईयर आपकी G20 समिट हुई थी न्यू दिल्ली में, इसमें IMEEC प्रस्ताव करा था। ये एक ऐसा कॉरिडोर होगा जो इंडिया से होते हुए यूरोप तक जाएगा, और आपका यूरोप में जाके क्यों जाएगा ये कॉरिडोर, ताकि इन दोनों देशों के बीच में व्यापार सड़क मार्ग से बहुत आसानी से हो सके। ठीक है, IMEEC कहीं ना कहीं ये चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की तरह ही है, जिसमें चाइना ने वर्तमान में अपने देश से लेके गल्फ़ कंट्रीज़ तक का नेटवर्क बिछा रखा है और डेली उस पे काम हो रहा है। तो अच्छा, इसमें देश कौन से आ रहे हैं? UAE, भारत, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में। इस आर्थिक गलियारे के ज़रिए एशिया से लेकर मध्य पूर्व और यूरोप तक व्यापार किया जाएगा। यह गलियारा चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है। चीन इस परियोजना के तहत सड़कों, रेल मार्गों, बंदरगाहों, पाइपलाइन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से मध्य एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने एशिया में अपने विश्वसनीय सहयोगी देशों के साथ उन देशों को जोड़ने की नीति पर भी काम किया जो चीन की विस्तारवादी नीति और अवैधानिक दावों से परेशान है। कजाकिस्तान, कंबोडिया और दक्षिण कोरिया की संप्रभुता को चुनौती देते हुए चीन इन्हें ऐतिहासिक रूप से अपना बताता है। नेपाल और भारत के कई इलाकों तथा दक्षिण चीन सागर पर भी चीन का ऐसा ही दावा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड जैसे मंचों में माध्यम से चीन के प्रभाव का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, फ़िलहाल चीन अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को बहुत ही सीरियसली फॉलो कर रहा है। भारत ने अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से भारत भी जितने लेखों का मैंने अध्ययन करा है, आर्टिकल्स का, ये सिर्फ एक कूल डाउन ही लेके चल रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमेसी बदलती रहती है, वक्त का बदल जाए किसी को नहीं पता, मगर फ़िलहाल चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से बहुत सारे देश प्रभावित हैं और आने वाले समय में हमको भी बेटर ऑल्टरनेटिव्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। मगर फ़िलहाल अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो भारत चीन समझौता बहुत ही अच्छा निर्णय रहा। अगला आर्टिकल है बुज़ुर्गों की फ़िक्र। सरकारों के कामकाज का आकलन इस बात से भी होता है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि को लेकर कितनी व्यवहारिक और टिकाऊ योजनाएं बनाते हैं। इससे खुशहाली सूचकांक भी बेहतर होता है। इस दृष्टि से आयुष्मान भारत योजना का विस्तार सराहनीय कदम कहा जा सकता है। अभी तक यह योजना गरीब और निम्न आयु वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य देखभाल को ध्यान में रखकर चलाई जा रही थी। इसमें 5 लाख तक के इसमें 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। अब इसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग भी शामिल कर लिए गए हैं। बुजुर्गों के मामले में आय का कोई बंधन नहीं होगा। किसी भी वर्ग के बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसे करीब 6 करोड़ वार्षिक वरिष्ठ नागरिकों और 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। अब यह योजना बहुत ही अच्छी है, हमारे सोशल सिक्योरिटी में योगदान देगी, क्योंकि जो हमारी जो बूढ़ी होती आबादी है उसका ख्याल रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इस वर्ष स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए भी आयु का बंधन हटा दिया गया था। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी स्वास्थ्य बीमा योजना खरीद सकते हैं। इस तरह वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी योजनाओं का विस्तार सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर कदम कहा जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा संबंधी हर तरह के
सुविधाएं उपमुफ्त उपलब्ध होंगी। ये इसलिए भी सकारात्मक पहल है कि हमारे देश में बहुत सारे बुजुर्ग उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। परिजनों की प्रताड़ना और समाज की अवहेलना के त्रस्त बुजुर्ग अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर अनेक स्वास्थ्य समस्याओं में जूझते देखे जाते हैं। उनमें ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की होती है जिनके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं होता। वह परिवार के लिए अनुपयोगी मान लिए जाते हैं। हालांकि इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकारों पर निशाना साधा है। तो इन सरकारों ने प्रतिक्रिया दी है कि आयुष्मान भारत योजना केवल कागजों पर सुंदर दिखती है, लेकिन राज्यों में चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाएं व्यवहारिक धरातल पर कहीं बेहतर हैं। आजकल कई क्रिटिसिज्म भी हो रहा है इस योजना का, आयुष्मान भारत का, इसमें कमियां बहुत हैं और कहीं ना कहीं उन कमियों के चलते भी राज्य मना कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने से। कमियां बहुत सी हैं, ग्राउंड लेवल पर हॉस्पिटल्स मानते नहीं हैं, हॉस्पिटल्स अपना पेमेंट रख लेते हैं, फिर बोलते कि आप निपटते रहिए, हम कहाँ तक सरकार से पेमेंट मांगेंगे इलाज का। दूसरी बात है कवरेज को लेके भी कई क्वेश्चन मार्क उठे हैं। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, आप जाके देख लीजिएगा, थंबनेल पे दिख जाएगा, कोई ना कोई आपको टाइटल दिया होगा। इसमें जो सीनियर सिटीजन्स को इसमें इन्वॉल्व करा गया है, उस हिसाब से आवंटन नहीं दिया है। मतलब इस योजना में अब जितना फंड चाहिए होगा वो होगा 14,000 करोड़ समथिंग, मगर जो आवंटन अब हुआ है इसमें सिर्फ लगभग 3,000 करोड़ हुआ है। तो इतनी कम धनराशि में इतना बड़ा कवरेज सीनियर सिटीजन्स को हम नहीं कर पाएंगे। और पूरा डिटेल में मैंने बताया एक वीडियो में, आप एक बार जाके देख सकते हैं। चैनल पे वीडियो आपकी पुरानी पड़ी होगी, कम से कम 1 महीना पुरानी वीडियो हो सकती है वो। तो फिलहाल जो भी है सरकार की अच्छी पहल है और सरकार को आलोचनाओं को भी सुनकर इसमें और इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स करना समय समय पे बेहतर होता है और कोई भी प्रोजेक्ट 100% फूल प्रूफ नहीं होता है। इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए, खुश रहिए और हैप्पी दिवाली आप सबको। थैंक यू।